नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां के धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अपने 75वें जन्मदिवस के मौके पर धार में प्रधानमंत्री, और देखिए जनता यहां पर मौजूद, सभी यहां पर पुष्पों की वर्षा कर जो है स्वागत प्रधानमंत्री का करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उसी उत्साह के साथ उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ हिला करके देखिए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बताएं, आज 75वां उनका जन्मदिन है प्रधानमंत्री का, और इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के धार में भी उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर ये 75वां जन्मदिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बाकी गणमान्य लोग, डॉक्टर मोहन यादव भी देखिए आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, और ये उनका भव्य स्वागत उनके 75वें जन्मदिवस के मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग तरह से सेवा पखवाड़े के तहत जो है तमाम कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। ब्लड डोनेट किया जा रहा है, और ऐसे में आपको बता दें कि स्वच्छता से लेकर के स्वस्थ रहने तक जो भी प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है, उसको यहाँ पर उनके जन्मदिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत जो है वो मनाया जा रहा है। ऐसे में हमने वाराणसी की भी आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री की तस्वीर लिए वहां पर उनके प्रशंसक जो है वो दिखाई दिए थे, और गंगा आरती में उनके लंबी उम्र की कामना जो है वो की थी। और ये धार की तस्वीर, मध्य प्रदेश के धार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य स्वागत, और देखिए किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री के उनके 75वें जन्मदिवस को लेकर के। काफी उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है, और यहाँ पर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। कई सारे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, नृत्य जो है वो पेश किए जाएंगे, और इसी के साथ एक तरह से उत्साह जो है उसके तहत पूरा जन्मदिवस जो है वो मनाया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से सभी जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मना रहे हैं। और हमने गुजरात की भी आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पर नमो उत्सव के नाम से देखिए और गरबा करते हुए जन्मदिवस को जो है वो मनाया जा रहा था। खुशी यहां पर जो है लोगों की तरफ से जताई जा रही थी कि आज हमारे देश के प्रधान का जन्मदिवस है, 75वां ये जन्मदिवस है, और ऐसे में हम सब हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मोत्सव को मनाएंगे। और देखिए उत्सव के तौर पर जो है प्रधानमंत्री का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे देश में। और फिलहाल जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वो है मध्य प्रदेश का धार, और वहां पर इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी जो है पहले ही मुख्यमंत्री और मोहन यादव सरकार की तरफ से जो है वो कर ली गई थी। पूरा जायजा और निरीक्षण भी ले लिया गया था कि तैयारी सही तरीके से और दुरुस्त है या नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होता है, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद, और देखिए यहाँ पर सभी उत्साहित होकर के हाथ हिलाकर और कोई फूल माला दे करके और पुष्प वर्षा करके जो है वो स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में ये भव्य स्वागत के साथ जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के। कई सारे रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक लोक गायक जो है वो यहाँ पर गायन की प्रस्तुति देंगे, तो नृत्य की प्रस्तुति भी यहाँ पर होगी। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये सीधी तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से। और साथ ही आपको ये बता दें कि आज मध्य प्रदेश की जनता को कई सारे सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। समझिए कि कई सारी परियोजना जो है उसका शिलान्यास, उद्घाटन जो है वो किया जाएगा आज के दिन में। और मध्य प्रदेश के लिए ये आज बहुत बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मोत्सव के दिन में, अपने जन्मदिन के मौके पर जो है पूरे मध्य प्रदेश वासियों को ये तोहफा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कार्यक्रम के साथ साथ कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। और देखिए यहाँ पर तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिस तरह से ये एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, स्वास्थ्य को लेकर के तमाम जानकारियां दे रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे थे, और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की है, उनसे तमाम जानकारियां लेने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, दिक्कतों को जानने की कोशिश की, और उनसे एक तरह से संवाद जो है स्थापित किया गया है। और देखिए हाथ जोड़ करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना जो है
एक तरह से कहे कि सबका अभिवादन करने का एक तरीका है, एक अपना अलग अंदाज है प्रधानमंत्री का। जब वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, समस्या, उनकी चीज़ें सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे में सबको सहज जो है रखने की भी उनकी एक कोशिश जो है इस संवाद के दौरान में रहती है। प्रधानमंत्री का अपना देखिए एक ऑरा है और ऐसे में जब आम लोग उनसे मिलते हैं तो वो उतने ही उत्साहित होते हैं, लेकिन घबराहट भी होती है कि प्रधानमंत्री के सामने बात करना है, उनको बताना है अपने स्टॉल्स के बारे में, तो कहीं कोई गलती ना हो। ऐसे में सहजता के साथ प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनते हैं, उससे पहले हाथ जोड़कर सबको यहाँ पर उनका अभिवादन और उनके अभिवादन को भी स्वीकार जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ये अपने आप में एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री हमेशा दिखाई देते हैं और जब जब जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की परंपरा, वहाँ के तमाम चीज़ों को जो है वो अपने साथ लेकर के चलते हैं ताकि लोगों से उनका एक संवाद, एक कनेक्शन जो है उस परंपरा के ज़रिए भी जो है वो बन जाए। और देखिए स्टॉल्स में क्या क्या रखा हुआ है उसके बारे में भी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। और ये पूरा उनका ये कार्यक्रम है। आज कई सारी परियोजनाओं का भी जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, सौगात देंगे अपने जन्मोत्सव के मौके पर, अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात जो है आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। वो भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जब पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उसके बाद स्टॉल्स भी जाते हैं, वहां पर उन तमाम बातचीत करते हैं। उस वक्त में जो स्टॉल्स में मौजूद सब होते हैं उनसे उनका संवाद होता है, जानने की कोशिश करते हैं। दो तस्वीरें देखिए, आज 75वां प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में बड़े उत्साह के साथ और धार में लोगों के साथ देखिए संवाद करते हुए और उनके साथ अपने जन्मोत्सव को मनाते हुए प्रधानमंत्री और सौगातें आज देने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम की, क्योंकि देखिए इकोनॉमी पूरी तरह से बम बम है। जी हाँ, देखिए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से अधिक है और अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर भारत है। अब देखिए कि भारत की इस उपलब्धि पर आज दुनिया हैरान है, क्योंकि साल 2013 में वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत को एक टूटती हुई अर्थव्यवस्था कहा था। उन्होंने उस वक्त में ये एक तरह से भविष्यवाणी जो है वो कर दी थी और ऐसे में एक रिपोर्ट जो है ये सामने आया था कि टूटती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, यानी ऐसा देश जो अपनी विकास की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भर हो गई थी। भारत के साथ साथ तुर्की, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया का नाम भी इसमें जो है वो शामिल था। लेकिन 10 साल के बाद देखिए, यानी कि 2023 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया था और ये 2023 का हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया। कुछ दिनों बाद इसे 25% और ज्यादा बढ़ा दिया पेनल्टी के तौर पर और उसके बाद देखिए कि 50% ये पूरा टैरिफ हो गया था। और साथ ही ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड अर्थव्यवस्था है। 15 जून 2025 को भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, यानी कि जिस देश को 2013 में एक टूटती हुई अर्थव्यवस्था कहा गया, उसी अर्थव्यवस्था में देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब कमान संभाली और संभालते हुए आज चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि ये मोदी का दम है और इससे इकोनॉमी पूरी तरह से बम बम है। और इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। हमारा खास पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ रहा है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, अपने तमाम मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और वहीं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है डॉक्टर शरद कोहली जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शरद कोहली साहब, आप ही का रुख करते हुए, जो बात 2013 में एक रिपोर्ट के माध्यम से कही गई थी, आज
उन सबको कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, चौथी हम बन चुके हैं। और हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया कि डेड इकोनॉमी क्या होती है, वो आप समझ जाइए। और किसे कहते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। नमस्कार किरण, आपको, सह पैनलिस्ट को और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, 2014 में हम फ्रेजाइल 5 में आते थे, सबसे नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में थे। और आपने ठीक कहा, हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और देखिए, नंबर्स का खेल देखिए, आपके नंबर्स कैसे थे। 67 साल में, यानी कि 1947 से लेके और 2024 तक हम मात्र $2 ट्रिलियन तक पहुंचे थे। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पे। और 2014 से लेके आज 2025 तक हम $4 ट्रिलियन पार कर गए। तो जो काम 67 साल में हुआ, अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं, वो मात्र 11 साल में हुआ। ये आपको दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विजन है, प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है और प्रधानमंत्री मोदी की जो प्लानिंग है, देश के बारे में सोचना है, वो किस प्रकार से है। देश के हर व्यक्ति, 140-45 करोड़ व्यक्ति, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझ तक ये विकास, मुझ तक ये डेवलपमेंट नहीं पहुंचती। और बहुत आसान तरीका किरण मैं बताता हूं आपको इस पूरी आर्थिक विकास की यात्रा को देखने का। लोग अपने 2014 की, देखिए अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारे आंकड़े आते हैं, जीडीपी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, टैक्स कलेक्शन है। वो आम आदमी जो है उसको ना तो समझता है और वो एक लेवल के बाद सोचता है कि मेरा इससे क्या लेना देना है। मैं आसान तरीका बताता हूं। आप अपनी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, जो आपकी घर की जीडीपी है, जो आपकी घर की कमाई है, आपकी नेटवर्थ है, आप 2014 में कहां थे और आज 2025 में कहां है। आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। छोड़िए जीडीपी, छोड़िए फॉरेक्स रिजर्व, छोड़िए टैक्स कलेक्शन, छोड़िए पीएमआई वगैरह वगैरह, आपको वहीं पर फर्क दिख जाए। कोई व्यक्ति इनकार करके झूठ बोलना चाहता है तो अलग बात है। और अनेकों ऐसे कदम, मुझे 3 सबसे बड़े कदम किरण मैं नाम लेता हूं। वैसे तो फेरिस्त बहुत लंबी है, मैं गिनवाऊं तो बाकी का शो इसी में चला जाएगा, पर सिर्फ 3 कदम का मैं पहले अभी जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहला, जो बुनियादी ढांचे पर मोदी जी ने लॉन्च किया कि हमें अपने देश का बुनियादी ढांचा बढ़ाना है, उसको सुदृढ़ करना है अगर हमें विकसित भारत 2047 तक बनना है। वो उसमें रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सड़कें, हाईवेज, मतलब ना जाने कितने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया गया। और आज उसका नतीजा आप देखते हैं कि उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो असर है, वो आपको अर्थव्यवस्था में दिखना शुरू हो रहा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कहीं नाम नहीं था। जहां तक उत्पादन है, उत्पादन क्षमता भारत की नहीं थी बिल्कुल। आज भारत चाइना के साथ कंधे से कंधा मिला के चाइना +1 पॉलिसी में उत्पादन के क्षेत्र में खड़ा हुआ। भले गाड़ियां बनाना हो या मोबाइल फोन बनाना हो या वो हवाई जहाज बनाना हो, आज एयरफोर्स के रॉकेट्स यहां पर बन रहे हैं और एयरफोर्स के जहाज यहां पर बन रहे हैं तेजस नाम से। ये मैन्युफैक्चरिंग का तीसरा बड़ा, जो मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा किरण योगदान रहा है, वो है डिजिटल रिवॉल्यूशन का। 70 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शंस यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। 25 लाख करोड़ के हर महीने के किरण ट्रांजैक्शन इस समय यूपीआई से हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जीडीपी में 1% योगदान, पूरा 1% योगदान इस डिजिटल माध्यम का है। ये उसके अलावा जीएसटी लाना, इंसॉल्वेंसी कोड लाना, गरीब कल्याण योजना लाना, ना जाने कितनी योजनाएं। 11 साल में ऐसा लगता है कि हमने 110 साल का सफर तय किया है। और हमने, आज हर भारतीय को गर्व होता है जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है। उसको, मैं स्वयं पूरी दुनिया कई बार घुमा हुआ हूं किरण। मैं पहले जब जाता था और अब जब जाता हूं, मुझे लोग जो आपको सम्मान देते हैं, लोग आपको जिस नजरिए से देखते हैं, उसमें आज फर्क आ चुका है कि ये दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये 145 करोड़ की आबादी, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं, इतना विस्तृत देश, इसको संभाल कर एकजुट कर चलना, ये कोई आसान काम नहीं था। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते थे। और मुझे लगता है हम उनको सलाम करते हैं आज उनके जन्मदिन पर, उनको हम विश करते हैं उनकी लंबी आयु हो। और जब तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि विकास की यात्रा, आर्थिक विकास की यात्रा इसी रफ्तार से जारी रहेगी। 7.8% की जीडीपी किरण, सुनने में मात्र एक नंबर लगता है, जब आप बाकी की दुनिया को देखते हैं कि वो मात्र 2.3% मैं तो कंपैरिजन आजकल अमेरिका से करने लग गई हूँ। अमेरिका तो अब कंपैरिजन लायक रहा ही नहीं किरण। अमेरिका की तो हालत खराब है। वो खाली नाम का अब विकसित देश है। वहां ना तो नौकरियां हैं, ना वहां पर छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं, नया निवेश आ नहीं रहा है।
बुरी इन्फ्लेशन वहां पर फिर से चढ़ने लगी है। अमेरिका का कोई भी आर्थिक पैमाना किरण इस समय हमसे मैच नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि हम अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु आज की परिस्थिति पर में हो हम जाएंगे अमेरिका सर, से कहीं जिस बेहतर जिस हैं, कहीं स्पीड में जा रहे हैं हो जाएंगे, क्योंकि जी। 2030 तक में हमारा लक्ष्य है हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है वो सम्मिलित हो जाए, पहुंच जाए, और तीसरे में नाम जो है वो भारत का हो। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपके पास जो बात यहां पर शरद सर ने कही कि ऐसा लग रहा है कि हमने पीछे के पूरे सफर को सिर्फ महज ये 11 से 14 सालों में जो है उसको पूरा कर लिया, इस सफर को हम अब कंप्लीट करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, ये शायद हमें पहले करना चाहिए था और अब के वक्त में हम इसे कर रहे हैं। यानी हमारी जो स्पीड है, हमारी जो तैयारी है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो बिल्कुल सही दिशा में। डिफेंस सेक्टर का भी जरूर जिक्र करिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सेक्टर में भी हम बूम देख रहे हैं। किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था ने एक छलांग मारी है, लंबी छलांग मारी है। पहले के मुकाबले सबसे बड़ी प्रगति जो हुई है कि इकोनॉमी, ट्रेड, फाइनेंस, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई है। आज कोई भी चीज छुपी नहीं है। भारत सरकार देश के हर उद्यमी को, हर एंटरप्रेन्योर को इनवाइट करती है कि आगे आइए, देश के लिए, देश की प्रगति के लिए काम कीजिए। आज जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास अच्छी प्रोजेक्ट अगर है, उसका अगर कोई अच्छा प्रपोजल है, तो उसको बैंक लोन कितनी आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट तो बताता हूं कि अगर आज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और जज्बा है, तो उनको इनवाइट कर कर उनको बैंक लोन दिया जा रहा है कि आप एक उद्यम को चालू कीजिए। एक और चीज जो जो हो रही है अभी, कि पहले हम देखते थे कि देश से युवा भारी तादाद में बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल करने के बाद विदेश में जाते थे। अब दो चीजें चालू हुई हैं। इनमें से ज्यादातर प्रतिभावान जो युवा हैं वो देख रहे हैं कि देश में भी अब एक मौका है। वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही जाना है, इंग्लैंड ही जाना है। वो देश में भी एक मौका जो तलाश रहे थे, अब उनको मिल गया है। देश की जो टेक्नोलॉजी है लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज हो रही है। पहले हम क्या करते थे कि दूसरे देशों से जो टेक्नोलॉजी थे वो आयात करते थे, मोस्टली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते थे। लेकिन अब हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, डिफेंस में डीआरडीओ हो, वो अब बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। और हर रोज भारत में जो हमारे टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में पेटेंट्स हो रहे हैं, वो हैरान कर देने वाली फिगर है। दुनिया में एक समय था जब दुनिया हमारे यहाँ पर लोकली हम कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते थे, लेकिन मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डीआरडीओ, इसरो और दूसरी जो प्राइवेट रिसर्च लैब्स हैं, अब वो समय दूर नहीं है जब हम भी बहुत जल्दी ही अमेरिका और चीन के बराबरी टेक्नोलॉजी पेटेंट्स रजिस्टर करने लगेंगे। इसका एक मल्टीपल इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। टेक्नोलॉजी जब हम भारत में डेवलप करते हैं तो उसके लिए कितने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, उद्यमी सामने आके उसको अडॉप्ट करते हैं। देखिए, जब हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में बाहर से पेटेंट लाते थे, दूसरे देशों से नॉलेज लाते थे, तो हमें उसके लिए 1%, 2%, 4% उनको फीस देनी पड़ती थी। लगातार अगले 10 साल, 20 साल, 40 साल तक, जब तक हम उस पेटेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत में कुछ बनाते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में सरलीकरण सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमने आगे बढ़े हैं। पुराने पुराने नियम थे जिन्होंने हमारे उद्यमियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को हाथ से चढ़ा हुआ था। लाल फीताशाही सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम थी। किरण जी, लाल फीताशाही मेरे ख्याल से 10 साल में मोदी जी की सरकार को शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी जो ट्रेनिंग थी, सीनियर पद पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, देखिए वो 1970 1980 के दशक में उन्होंने ज्वाइन किया था आईएएस आईआरएस पास करने के बाद। वो उसी मानसिकता में जगड़े हुए थे। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का दौर था देश में, जहां पे अगर आपको मटर का छिलका निकालकर मटर को बॉईल करके पैक करना है तो आपको करीबन 26 तरह के अलग अलग क्लियरेंसेस और लाइसेंस लेने पड़ते थे। आज बहुत क्लियर है। एक एग्रो प्रोडक्ट कोई बनाना चाहता है, बैठकर मेरठ में मटर का छिलका निकाल के मटर को बॉईल करके पैक करके सुपरमार्केट में भेजना चाहता है, मॉल्स में बेचना चाहता है, उसको एक सिंगल विंडो में सारी क्लियरेंसेस मिल जाती हैं। तो इससे बहुत ही आसान हो गया है देश में
पहले पहले हम सिर्फ सेवा करते थे, ट्रेड करते थे, लेकिन अब हम प्रोड्यूस करने लगे हैं। जी हाँ किरण जी। तो अमित जी आपका, क्योंकि जिस उत्पादन की बात, क्योंकि अब हम मार्केट की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से लोकल के ऊपर में है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद गए हुए थे प्रधानमंत्री, वहां उन्होंने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आएगा, किस देश से आएगा, मुझे फर्क पड़ता है कि खून पसीना यहीं का होना चाहिए, यहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और ये अपने आप में बड़ी बात थी, अपने आप में एक बड़ा बयान था लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि आप अमेरिका से पैसे लाओ, जर्मनी से लाओ, ऑस्ट्रेलिया से लाओ, ब्रिटेन से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन यहां पर लोगों को रोजगार मिले, यहां उत्पादन हो और फिर उसका निर्यात हो। ये बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत कहे कि सबसे ज्यादा काम यही कर गया। बिल्कुल सही बात है किरण जी, आपको, को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, आपने जो ये अपना जो टॉपिक रखा है इकोनॉमी बम बम, ये बिल्कुल सही है। पिछले 10 सालों में, जैसा कि अभी डॉक्टर कोहली जी ने और जो हमारे को पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया, इस 10 सालों में बहुत ही प्रगति हुई है। आप ये देखिए 2.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जो हम 2014 में थे, आज की तारीख में हम लोग लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं और 2027 तक हम लोग लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर अचीव कर लेंगे और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे, जर्मनी को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। तो जिस तरीके का जो ग्रोथ हुई है इंडिया में वो वास्तव में ट्रेमेंडस रही है। मैं इसमें केवल 4 चीजें जो मेन रिफॉर्म है उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे पहला जो सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है वो जीएसटी का रहा है। जीएसटी पहले स्टेट का, सेंटर का, सबका अलग अलग होता था और बहुत प्रॉब्लम आती थी। अभी क्या है कि जब से 2017 में जब ये जीएसटी लेके आए, अभी 1.70 लाख करोड़ का लगभग पर मंथ का जो कलेक्शन है वो लगभग आज की तारीख में स्टेबल हो गया है। आज की तारीख में जो बिजनेसेस हैं वो लगभग 20 से 30% जो है वो रिपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट में उनकी कमी आई है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है चीजों को। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर वो है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में भी डॉक्टर कोहली जी बात कर रहे थे, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का हिट हो गया है। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था जो 2014 में मोदी जी जो लेके आए, आज तक जो है लगभग 123 बिलियन डॉलर का एफडीआई अट्रैक्ट किया है, लगभग जो 6 टाइम्स ग्रेटर हुआ है 2014 के पहले की अगर बात करें। और साथ में इसमें भी लगभग 76% का जंप आया है एफडीआई में। लाइट पीएलआई स्कीम जो 2020 में जो लॉन्च की गई थी उसने लगभग 1 लाख करोड़ के करीब का वो सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से एज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो हम लोग 142 नंबर में थे और अभी आज की तारीख में 63 नंबर पे है, 63 नंबर पे हैं। तो ये रिफॉर्म, मेक इन इंडिया का रिफॉर्म, दूसरा डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट जो चलाया जिसमें मोदी जी ने, उसका एक, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। आज की तारीख में 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। जो गांव-गांव में जो लोग कभी भी बैंक से जुड़े नहीं हुए थे लोग, उनको सबको जोड़ा गया। कैशलेस इकोनॉमी को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सारे के सारे थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में धीरे धीरे मूव हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी आ गया है, साथ में कैशलेस इकोनॉमी आ गई है। जीएसटी में जो अभी एक और रिफॉर्म हो गया, ये और ज्यादा बूम देगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके कंजम्पशन में और बूम देगा। पहले हमारे पास 4 स्लैब हुआ करते थे, आज की तारीख में 5 और 18% के दो स्लैब रह गए हैं। तो इस तरीके से दूसरा जो चौथा जो बड़ा रिफॉर्म जो हुआ है वो आईबीसी का हुआ है, जो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो रिफॉर्म किया था। अब उसमें पहले जो होता था प्री आईबीसी, लगभग इनकी जो क्रेडिटर्स थे उनकी रिकवरी लगभग 23% की थी, 23-24% की। आज की तारीख में 46-45% की रिकवरी है, तो जिसने बूस्ट दिया है। तो इस तरीके से मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है, जो फ्रेजाइल इकोनॉमी में था, आज की तारीख में वो बहुत मजबूती के साथ लगभग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के उसमें वो है। तो मॉर्गन की रिपोर्ट को हमने गलत बता दिया, हमने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत बता दिया और ये हमारी इकोनॉमी बता रही है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शरद सर, आपके पास इस बात को बताइएगा, क्योंकि हमने 2030 का एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हम थर्ड इकोनॉमी में जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसे में 2028 में देखें तो अमेरिका में एक बार फिर से चुनाव होगा, डोनाल्ड ट्रंप जाने की कगार पे होंगे। अभी की जिस तरह उनकी जो स्थिति है वो देख करके, अगर मैं सिचुएशन देख करके एक एनालाइज करके समझूं तो ऐसे में आने वाले वक्त में भारत ज्यादा और बेहतर कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले होंगे। किरण, डोनाल्ड ट्रंप रहे, जाएं या ना जाएं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो हमें डेड इकोनॉमी कह दिया। किरण, हम डेड नहीं, हम डैड इकोनॉमी है, DEAD नहीं, हम DAD इकोनॉमी है।
देखिए 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोगों के सर पर छत मिल चुकी है, 81 करोड़ 30 लाख लोगों को 5 किलो अन्न आज भी प्रति माह मिल रहा है, 56 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट जन धन स्कीम के अंतर्गत खुल चुका है। मजाक उड़ाया था लोगों ने जब 56 करोड़ जब जनधन अकाउंट स्कीम आई थी तो मजाक उड़ाया गया था कि आप गरीब आदमियों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनका अकाउंट खुलवाया जा रहा है। आज 2,70,000 करोड़ बीच में रुपए। थोड़ा सा इंटरप्ट कराएं, जो 80 करोड़ लोगों को अभी खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है फ्री में, इसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या जिनको मिल रहा है वो इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अदर साइड अगर देखा जाए तो क्या इसकी नेगेटिव इसका कोई असर पड़ता है? मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आप मुझे पता था ये सवाल आएगा, मैं उसका जवाब देता हूं। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2,70,000 करोड़ किरण उन बैंक अकाउंट्स में, उन 56 करोड़ अकाउंट्स में आ चुका है। आज ये जो जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी है ना, इसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले 85% पैसा गायब हो जाया करता था, आज पूरा 100 में से 100 पैसा वहां पर पहुंच रहा है। और गरीब कल्याण योजना की आपने बात करी, ये सवाल उठा कि क्या आप स्टैंप लगा रहे हैं कि इस देश में 81 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो अनाज दिया जा रहा है वो सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है। वो 1,000 से 1,500 रुपए का वो सामान होता है, मैंने कैलकुलेट किया, जो महीने का महीने राशन मिलता है, वो उन घरों के, उन परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने में मदद कर रहा है। अगर सरकार का छोटा सा योगदान आपके घरेलू मंत्री बजट में आ रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? हमारे देश के पास फूड सरप्लस है, ये अन्न फूड कॉर्पोरेशन के गोदामों में सड़ जाता था। हमारे देश में इतनी उपज होती है, हम उसको अपने देश के लोगों को बांट रहे हैं, तो इसमें ये गरीबी का प्रमाण नहीं है। ये मैं क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स में मैं कैप्टन यूके देवनाथ सर से भी चाहूंगी कि सर आप अपना ये कंक्लूडिंग रिमार्क जो है इसके ऊपर में दे। मैं डिफेंस से हूँ, इसलिए डिफेंस के बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में जो प्रगति हुई है, हमने 3 डिफेंस कॉरिडोर खोल दिए हैं, उत्तर प्रदेश में, चेन्नई में, गुजरात में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिफेंस पीओसीज एंड पीएससीज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो लुप्त प्राय सुप्त प्राय हो गए थे, वो जग गए हैं। आज हम बेहतरीन चीज, चाहे वो बेहतरीन ब्रह्मोस हो, आकाश हो, पृथ्वी मिसाइल हो, अग्नि हो, तेजस फाइटर विमान हो, देश में बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल पहले हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट महज कुछ 100 और करीबन 350 करोड़ रुपए का होता था, आज वो बढ़ के 15,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और 2035 तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा और बेहतर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, आपसे हम चाहेंगे कि आप 30 सेकंड्स में अपनी बात को इस पे रखें। बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से मूव कर रही है। हम लोगों का टारगेट है, हम लोग अभी 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे। और कुछ 4th लार्जेस्ट है सर। हाँ, हर्डल्स हैं। हर्डल्स मैं बता रहा हूँ, जैसे जॉब क्रिएशन का हर्डल है। जॉब क्रिएशन में अब जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है, उस तरीके से मास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ है। अभी भी हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट 7.7% के आसपास है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी जो है यहाँ पर एक मेन मुद्दे के तौर पर है, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहीं यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी बातों को रखने के लिए, अपना समय यहाँ पर देने के लिए।